Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Kamran and we are going to discuss in this video about the subject topological indices of chemical graphs. This is our first lecture, and in this lecture we will talk about some basic definition from graph theory, some families of graphs, and in the end we will discuss about some what is chemical graph theory. So let's start some basic definition. Our definitions are taken from three books, 1, 2, 3. These are the references. M.D. Sedurrahman, Balakrishnan, and Dwayne Borney and Murty. You can consult these books for further explanation and further definitions. In formal way, a graph is an ordered pair with vertex set and edge set, e.g. the elements in the vertex set is called the points or vertices, while the elements in the edge set is called the lines and or the edges. These lines or edges are between two vertices. Further, the number of elements in the vertex set is the order of the graph G, and number of elements in the edge set is the size of the graph G. In our literature, or usually in graph theory, M is denoted used to denote the size, and N is used to denote the order of the graph G. The graph with order 1 is called the trivial graph. If a graph has order 1, then it is called a trivial graph. A graph with order 0 is called a null graph. ऑर्डर 0 का मतलब है कि हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है तो हमारे पास एच भी कोई नहीं है. इसी तरह अगर एक ग्राफ है, उसका ऑर्डर और साइज फाइनाइट है, तो हम उस ग्राफ को फाइनाइट ग्राफ कहेंगे. दो वर्सेस को हम एडसेंट कहेंगे अगर उनके दरमियान एज मौजूद है. यू एंड वी आर एडसेंट इफ यू एंड वी हैव एन एज. वी आल्सो से यू एंड वी आर नेबर्स ऑफ ईच अदर. तो दो वर्सेस के दरमियान अगर एज मौजूद हैं तो वो एक दूसरे के नेबर भी होंगे. हमारे पास एक वर्टेक्स वी है, एन और वी जो है उसके वर्टेक्स उसके नेबर्स के वर्टेक्स का सेट है. तो द सेट एन वी ऑफ द नेबर्स ऑफ वर्टेक्स वी इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ वी. हमारे पे एक एच ई अगर उसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है तो उसको हम लूप कहेंगे. दो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स एजेस हैं हमारे, दो डिस्टिंक्ट एजेस हैं हमारे पास E1 और E2, उनका हम पैरेलल एजेस कहेंगे अगर उनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स जो हैं वो सेम होंगे तो ये हमारे पास पैरेलल एजेस होंगे. एक ग्राफ हमारे पास ग्राफ है, उसको हम सिंपल ग्राफ कहेंगे अगर उसके अंदर कोई लूप और पैरेलल एजेस मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास बहुत सिंपल ग्राफ होगा. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. ग्राफ जी जो है ये हमारे पास एक ट्रिवियल ग्राफ है, आप देख सकते हैं. एक ही हमारे पास एक वर्टेक्स है. ग्राफ एच की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ एच में जो एजेस E1 और E2 हैं ये पैरेलल एजेस हैं क्योंकि इनके स्टार्टिंग और एंड वर्सेस जो हैं वो सेम हैं. और इस तरह E5 की अगर मैं बात करूँगा तो एज ई जो है वो हमारे पास एक लूप है क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम है. इसी तरह हम ग्राफ के की अगर बात करें तो ग्राफ के जो है वो हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है बिकॉज देयर इज नो लूप और पैरेलल एजेस इन ग्राफ के. डिग्री हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ग्राफ का. तो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी इज डिनोटेड बाय टीवी और डीजीवी. डिग्री का मतलब यह होता है किसी वर्टेक्स की कि एक वर्टेक्स का जितने भी एजेस इंसिडेंट हैं, जितने भी एजेस अटैच हैं वो उस वर्टेक्स की डिग्री हो जाएगी. दूसरे लफ्ज़ों में एक वर्टेक्स के नेबरहुड के सेट में जितने एलिमेंट हैं, एक वर्टेक्स के नेबरहुड के सेट में जितने एलिमेंट हैं उसको हम उस ग्राफ की डिग्री कहेंगे. अगर एक ग्राफ की एक वर्टेक्स की डिग्री 0 है तो वो हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा, और अगर हमारे पास एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है तो उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं. इसी तरह ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री या मिनिमम भी डिग्री होगी. तो ग्राफ की जो मैक्सिमम डिग्री है उसके हम ट्रायंगल ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ की जो मिनिमम डिग्री है उसे हम
डेल्टा ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम डिग्री जो है वो सेम हो जाए, लाइक टी है, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री जो है वो टी है, हर वर्टेक्स की डिग्री टी है, तो हम ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है ये टी रेगुलर ग्राफ है। इन्हीं नोटेशन डेफिनेशन को थोड़ा एग्जांपल से हम देखते हैं। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स, यहाँ पे जो नंबर्स आपको मेंशन किए हैं हर वर्टेक्स के ऊपर, ये इस ग्राफ ये इस हर वर्टेक्स की डिग्री है। लाइक 1 का मतलब है कि चूंकि इसके साथ एक ही एज जो है वो इंसिडेंट है, तो इस वर्टेक्स की डिग्री जो है हमारे पास 1 है, इसकी 3 है हमारे पास, इसकी 2 है, इसकी 3 है एंड सो ऑन, इसकी 4 है। यहाँ पे थोड़ा सा हम 4 डिग्री वर्टेक्स 4 वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एज ये इंसिडेंट है, दूसरा एज ये इंसिडेंट है, और एक इसी वर्टेक्स के ऊपर एक लूप है। तो लूप याद रखिएगा, जब डिग्री काउंटिंग करते हैं तो वो 2 टाइम्स कंट्रीब्यूट करता है। 1 टाइम जहाँ से वो स्टार्टिंग है और सेकंड टाइम वो एंडिंग से। तो यहाँ पे इस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो हमारे लिए इसलिए 4 है। और हमने कहा था कि ऐसा वर्टेक्स जो है जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वर्टेक्स 1 जो है वो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स है, क्योंकि इसकी डिग्री जो हमारे पास 1 है। फर्दर एग्जांपल है, इसको हम देख सकते हैं कि 1 जो है ये हमारे पास इसकी डिग्री 1 है तो पेंडेंट है। यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राफ की जो मैक्सिमम डिग्री जो है वो 3 है। इसी तरह अगर हम मिनिमम की बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम डिग्री है वो हमारे पास 1 है। कुछ इनक्वालिटीज़ की बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड और वर्टेक्स की डिग्री से रिलेटेड। हमारे पास एक ग्राफ है जिसका ऑर्डर n है, तो किसी भी जो वर्टेक्स की डिग्री मैक्सिमम हो सकती है वो n-1 हो सकती है, और मिनिमम डिग्री जो है वो 0 हो सकती है। तो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 0 और n-1 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड शेकिंग लेमा की स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हैंड शेकिंग लेमा को हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ जी एंड द डिग्रीज ऑफ द वर्सेस ऑफ जी। तो हमने क्या करना है, अगर हम किसी भी ग्राफ के तमाम वर्सेस की डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ जी आएगा। तो इसको हम हैंड शेकिंग लेमा कहते हैं। किसी भी ग्राफ थ्योरी की बुक में ये बेसिक सबसे पहला रिजल्ट जो होता है वो हैंड शेकिंग लेमा का होता है। इसी के जरिए हमारे पास एक क्रॉलरी है। क्रॉलरी में ये कह रही है कि किसी भी ग्राफ में हमारे पास जो इवन नंबर ऑफ वर्सेस होंगे, हमारे पास इवन नंबर ऑफ वर्सेस होंगे और डिग्री की, यानी हमारे पास अगर और डिग्रीज हैं तो और डिग्रीज वाले जो होंगे वो इवन होंगे तादाद में। इसके बारे में आपने थोड़ा सा सोचना है कि क्या रीज़न है कि वो इवन क्यों होंगे। इसके लिए आप जो है वो हैंड शेकिंग लेमा को रख सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके प्रूफ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट सेट की। हमने अपने वर्टेक्स सेट हमारे पास V है, इसका एक सबसेट बना लिया, इसके अंदर हमने कुछ वर्टिसेस ले लिए। अगर वो वर्टिसेस ले लिए और उनका एक सबसेट बना लिया, इस सबसेट में हमने कोई भी 2 वर्टिसेस ले लिए फॉर एवरी 2 वर्टिसेस ऑफ I इफ़ दे आर नॉन एडजेसेंट, यानी उनके दरमियान एज नहीं है। I के कोई भी 2 वर्टिसेस लेंगे उनके दरमियान अगर एज नहीं है तो हम इस सबसेट को इंडिपेंडेंट सेट कह देंगे। इस तरह के बेशुमार हमारे पास सबसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि ऐसा सबसेट, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट सबसेट की मैं बात करूँगा, ऐसा इंडिपेंडेंट सबसेट जिसकी कार्डिनैलिटी सबसे ज़्यादा है, तो उस कार्डिनैलिटी को हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंस नंबर है उस ग्राफ का। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस इन I इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ G, और इसकी जो हमारे पास नोटेशन है वो एल्फा ऑफ G होगी इंडिपेंडेंस नंबर की। इसको हम फर्दर आगे एग्जाम्पल से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस नंबर को। नेक्स्ट हमारे डेफिनेशन है क्लीक नंबर की, ये ऑपोजिट है बिल्कुल इंडिपेंडेंट नंबर के जो हमने डिस्कस किया था। द मैक्सिमम साइज ऑफ अ सेट ऑफ पेयर वाइज एडिशन वर्सेस इन अ ग्राफ G इज कॉल्ड द क्लीक नंबर ऑफ G। तो हमारे पास एक ग्राफ है, हमने उसके वर्सेस का एक ऐसा सबसेट बनाया है कि हम कोई भी 2 वर्टेक्स लेंगे तो उनके दरमियान एज मौजूद होगा। तो इस तरह के बेशुमार हमारे पास सबसेट मौजूद होंगे कि कोई भी 2 वर्टेक्स लें और उनके दरमियान एज मौजूद हो, लेकिन हमने जो मैक्सिमम साइज होगा उस सबसेट का, मैंने बोला बेशुमार हमारे पास ऐसे सबसेट होंगे, लेकिन हमने मैक्सिमम कार्डिनैलिटी लेनी है ऐसे सबसेट की, तो उस मैक्सिमम कार्डिनैलिटी को हम कहेंगे कि ये इस ग्राफ का क्लीक नंबर है। इन 2 चीज़ों को ज़रा एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं हम।
एग्जाम्पल से ग्राफ एज की बात करते हैं तो मेंशन है कि ग्राफ एज का जो इंडिपेंडेंस नंबर है वो 4 है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं वो 4 वर्सेस फाइंड करने की, 1 2 3 एंड 4। सो दीज आर 4 वर्सेस, मतलब काम हमने सबसेट बना लिया। अब देख सकते हैं कि हम इनमें से कोई भी रैंडमली 2 वर्सेस उठाएंगे तो वो नॉन एडसेंट होंगे, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस नंबर की। तो इस ग्राफ का इंडिपेंडेंस नंबर जो है वो 4 है। 5 क्यों नहीं है? 5 इसलिए नहीं हो सकता कि जैसे ही हम इसके अंदर कोई 5वां वर्टेक्स ऐड करने की ट्राई करेंगे तो हमें 2 वर्टेक्स के दरमियान जो है वो एज मिलेगा। लाइक सपोज मैं अगर इस सेट के अंदर मैंने एक वर्टेक्स ऐड किया सपोज ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट सेट की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इन 2 वर्सेस के दरमियान अब एज मौजूद है। तो इसलिए इस ग्राफ का जो इंडिपेंडेंस नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। बात करते हैं क्लिक नंबर की। क्लिक नंबर के अंदर हमने ये देखना है कि मैक्सिमम सबसेट, मैक्सिमम कार्डिनलिटी वाला सबसेट लेना है, ऐसा सबसेट जिसके हर 2 वर्सेस के दरमियान एज मौजूद हो। तो हम यहाँ पे मेंशन है कि 4 है इसका क्लिक नंबर, लेकिन आई थिंक इसका क्लिक नंबर जो है वापस 3 बनेगा, क्योंकि हमें ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, हमें K4 लाइक कंप्लीट ग्राफ ऑन 4 वर्सेस नज़र नहीं आ रहा लाइक। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 इनका हमने इनका एक सबसेट बनाया। तो आप इस सबसेट के कोई भी 2 वर्टेक्स लेंगे तो आपको उनके दरमियान एज मौजूद मिल जाएगा। तो इसका जो क्लिक नंबर है वो बेसिकली 4 नहीं बल्कि 3 है। आप इसके अंदर कोई नया वर्टेक्स ऐड करने की ट्राई करेंगे तो आपको देख सकते हैं, सपोज हमने कोई भी वर्टेक्स ऐड किया, अगर हम ये वर्टेक्स नियरेस्ट वर्टेक्स से ये ऐड करते हैं तो इनके और इनके दरमियान तो एज मौजूद हैं, ठीक है, रेफरेंस सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन 2 वर्ड्स के दरमियान तो एज मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास इस वर्टेक्स इस ग्राफ का जो क्लिक नंबर है वो 3 है। हमारे पे ग्राफ जी है, एक के को हम सब ग्राफ कहेंगे। जी का अगर वर्टेक्स सेट के इज सब ग्राफ ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जी एंड एज सेट ऑफ के इज सब सेट ऑफ एज सेट ऑफ जी, तो हम कहेंगे के जो है वो हमारे पास सब ग्राफ है जी का। इसी तरह अगर वर्टेक्स सेट या फिर एज सेट या ये दोनों ही प्रॉपर सबसेट होंगे वर्टेक्स सेट ऑफ जी के या एज सेट ऑफ जी के, तो हम कहेंगे के इज अ प्रॉपर सब ग्राफ ऑफ जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्पैनिंग सब ग्राफ की। अगर सब ग्राफ और जो हमारा ग्राफ जी है उन दोनों के वर्टेक्स सेट सेम होंगे तो हम कहेंगे कि के इज़ अ स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ जी। अगर हमारे वर्टेक्स सेट सेम होते हैं तो के इज़ अ स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ जी। इसी तरह हमारे पास इंड्यूस सब ग्राफ है, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के। हमारे पास के हमारे पास सब ग्राफ है, इसको इंड्यूस कहेंगे अगर हमने के अंदर से कोई भी 2 वर्ड्स लिए और उन 2 वर्ड्स के दरमियान जी में एज मौजूद है। हमने वर्ड्स हमने के से लिए, एज जो है वो जी में मौजूद है, तो लाजमी तौर पर यू और वी के दरमियान जो एज है वो के में भी मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह का जो हमारे पास जो सब ग्राफ होगा उसे हम इंड्यूस सब ग्राफ कह देंगे। इंड्यूस सब ग्राफ की जो हमारे पास नोटेशन है वो हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम प्रॉपर सब ग्राफ कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं जी से। लाइक हमारे पास जी ग्राफ है तो उसके 2 इजी मेथड हमारे पास हैं कि हम किसी भी एज को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर सब ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह हम किसी भी वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर सब ग्राफ आ जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तो वर्टेक्स को रिमूव करने के साथ साथ हम वो तमाम एजेस को भी रिमूव करेंगे जो हमारे वर्टेक्स वी के साथ इंसिडेंट थे। तो ये बात का हमने याद रखें कि जब हम जी माइनस वी करेंगे तो हमने वी के साथ एजेस को भी डिलीट करना है जो वी के साथ अटैच है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब ग्राफ की, प्रॉपर सब ग्राफ की और इंड्यूस सब ग्राफ की। ये हमारे पास एक जी ग्राफ है। सब ग्राफ की बात करेंगे एच, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स सेट ऑफ एच इज सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जी इज एंड हमारे पास चूँकि वर्टेक्स सेट इज ऑफ एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जी, सो जी इज अ प्रॉपर सब ग्राफ। आल्सो इंड्यूस सब ग्राफ, इंड्यूस हम इसलिए कहेंगे कि हमने जब भी जी में से 2 वर्सेस लिए हैं
उसके अगेंस्ट हम जब एच में से हमने 2 वर्सेस लिए हैं, हमने देखा है कि इन 2 वर्सेस के दरमियान एज मौजूद है, तो और ये एज जो है वो एच में मौजूद है, तो ये आप बारी बारी हर पेयर के लिए चेक कर सकते हैं। तो एच जो है वो हमारे पास इंड्यूस सब ग्राफ होगा। सपोज यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, ये 2 वर्सेस हमने एच के लिए जाके देखा, इन 2 वर्सेस के दरमियान जो है वो एज मौजूद है, ठीक है, और ये एज जो है वो एच में मौजूद है, तो हमारे पास इस ग्राफ को हम इंड्यूस सब ग्राफ कहेंगे जी का। स्पैनिंग की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा यहाँ से वेरीफाई करते हैं। स्पैनिंग ग्राफ के सब ग्राफ के बारे में हमारे पास डेफिनेशन ये थी कि वर्टेक्स सेट ऑफ जी मस्ट बी सेम एज वर्टेक्स सेट ऑफ एच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स सेट ऑफ जी इज इक्वल टू द वर्टेक्स सेट ऑफ एच आइदर ऑल्दो वी हैव सम एजेस रिलेटेड एजेस, लेकिन जो वर्टेक्स का सेट जो है वो सेम है, इसलिए हम इस सब ग्राफ को कहेंगे कि ये हमारे पास स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ जी है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ग्राफ के अंदर वॉक क्या चीज़ है। अ वॉक ऑफ अ वॉक इन अ ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, लाइक एस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स से हम स्टार्ट होते हैं, फिर एज E1 पे जाते हैं, एज E से हम V1 एज वर्टेक्स पे जाते हैं एंड सो ऑन। तो वॉक जो हमारे पास एक सीक्वेंस है वर्टिसेस का और एजेस का, और एजेस के ऊपर कंडीशन ये है कि EI इज इक्वल टू VI माइनस VI। जब हम वॉक की बात करते हैं तो ये एक सीक्वेंस तो है, लेकिन हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। मतलब मूव करने का मतलब है कि वर्ड्स भी रिपीट हो सकते हैं, एजेस जितनी बार मर्जी रिपीट हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह मतलब हम रैंडम वॉक कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ग्राफ के ऊपर मूव कर रहे हैं। अगर हमारे पास हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो U है, एंडिंग पॉइंट V है, तो हम वॉक S को UV वॉक कह देंगे। अगर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसी भी वॉक का सेम है, तो वो हमारे पास क्लोज्ड वॉक हो जाएगी। जिस तरह बोलना था, वॉक के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रेपिटेशन की, लेकिन अगर हमारी वॉक के अंदर कोई एज रिपीट नहीं हो रहा तो हम उस वॉक को ट्रेल कह देंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास वॉक के अंदर ना हमारे पास एज रिपीट हो रहा है और ना हमारे पास वर्टेक्स रिपीट हो रहा है, तो हम उसको हम एक पाथ कह देंगे। So if the vertices in a walk S are all different mean they are not repeating any vertex, then this walk is called a path in G. A cycle is a path with same initial and final vertex V not equal to VW। साइकिल का मतलब है कि एक पाथ होगा जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम होगा, तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे साइकिल है। पाथ और जो साइकिल हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं ग्राफ थ्योरी में, तो इनकी नोटेशन हम ज़रा सेट कर लेते हैं। Pn इज पाथ ग्राफ ऑन n वर्टिसेस, Cn इज अ साइकिल ग्राफ ऑन n वर्टिसेस। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है, वहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं। वॉक V1 से V2 की तरफ मूव किया हम, V2 से सपोज को अगर हम नाम दे दिया I1, V2 से फिर हम V3 की तरफ मूव हुए, V4 की तरफ मूव हुए, और अगेन फिर वापस हम गए हैं V3 के ऊपर। सॉरी, ये हमारे पास V3 एंड V4, तो ये हमारे पास वॉक है। इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं वर्टेक्स 3 जो है वो रिपीट हुआ है, और अगर आप करना चाहें तो हमारे पास एज 3 जो है वो उसको भी हम रिपीट कह सकते हैं, इफ E3 इज इक्वल टू E4। तो ये भी हमारे पास रिपीट है, क्योंकि हमारे पास वॉक के में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्ड्स और एजेस रिपीट हो सकते हैं। क्लोज्ड वॉक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक वॉक है। V1 से हम V2 की तरफ मूव हुए, V2 से हम V3, V3 से V9 एंड अगेन बैक टू V1। so starting and ending point is V1, so this is closed walk. Trail is V4, V5, V6, V7, no edges repeating, so this is a trail. For path V5, V6, V7 and V9, all vertices are distinct, so this is a path on this graph. So you can construct some further example of trail, path, walk, etc. आगे चल के बात करते हैं हम कनेक्टेड ग्राफ की। हमारे पास एक ग्राफ है, अगर हर 2 वर्टिसेस के दरमियान एक पाथ मौजूद है तो उस ग्राफ को हम कह देंगे ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है। और अगर हमें एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है जिसके दरमियान पाथ मौजूद नहीं है तो हमारा ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंपोनेंट इन अ ग्राफ या कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ। आपके ग्राफ में जो मैक्सिमम सब ग्राफ होता है जो किसी और के अंदर कंटेन ना हो, ठीक है, ऐसा सब ग्राफ जो किसी और के अंदर कंटेन ना हो उसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ग्राफ जी।
जो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होंगे, ठीक है, जो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होंगे उसके एक ही कंपोनेंट होता है, कनेक्टेड ग्राफ का एक ही कंपोनेंट होता है। अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो उसके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट लाजमी होंगे। आज हम बात करते हैं दो ग्राफ के अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं, दो वर्टिसेस के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का क्या मतलब है। सो between two vertices u v of g the shortest length or the length of the shortest path of any uv path मतलब जो u और v को कनेक्ट कर रहा है ऐसा पाथ, तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। नोटेशन की बात करते हैं तो हम इस तरह या इस तरह उसको डिनोट करेंगे ग्राफ के लिए। ये हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन थी ग्राफ के अंदर। यहाँ से हम मज़ीद कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। जी को हम देखते हैं, ये हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान आप पाथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। V3 और V6 के दरमियान पाथ कहते हैं तो हमारे पास ये पाथ मौजूद होगा। एच की अगर हम बात करें तो एच हमारे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि V3 और V6 के दरमियान आप देख सकते हैं कोई पाथ मौजूद नहीं है। अगरचे कि कुछ वैसे वर्टिसेस हैं, कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिनके दरमियान पाथ मौजूद है, लाइक V7 से अगर मैं मूव करूं V3 के ऊपर तो हमारे पास पाथ मौजूद है। लेकिन डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमें एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है जिनके दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उस ग्राफ को डिस्कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। तो हमारे पे यहाँ पे जो एज है एच ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं जी। सेम वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, लाइक डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इज जीरो। और अगर हमारे पास दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनके दरमियान पाथ मौजूद नहीं है, लाइक दो वर्टिसेस हैं जो दोनों डिफरेंट कंपोनेंट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके जो दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और समटाइम जो कुछ बुक वाले जो है इन्फिनिटी भी मेंशन करते हैं। तो दो वर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिट होगा अगर वो डिफरेंट कंपोनेंट से बिलोंग करते हैं। हमारे पास एक इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी ये कह रही है कि हमारे पास एक ग्राफ जी है जिसका ऑर्डर हमारे पास n है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दो वर्टिसेस के दरमियान जो है वो n-1 हो सकता है और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारे पास 0 हो सकता है। तो डिस्टेंस जो है वो n-1 और 0 के दरमियान लाई करेगा। आगे हमारे पास वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। एसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स v इज द डिस्टेंस बिटवीन v एंड अ वर्टेक्स फार्थेस्ट फ्रॉम v। सो हमने क्या करना है कि v के तमाम डिस्टेंसेस फाइंड कर लेने हैं और जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो इस वर्टेक्स v की एसेंट्रिसिटी हो जाएगा। दोबारा रिपीट करते हैं। v के तमाम डिस्टेंसेस फाइंड किए हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो इस वर्टेक्स v की एसेंट्रिसिटी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन है रेडियस की और डायमीटर की। हमने अपने ग्राफ जी की तमाम एसेंट्रिसिटीज़ फाइंड कर ली, तो ग्राफ में जो मैक्सिमम सेंट्रिसिटी होगी वो हमारे पास डायमीटर हो जाएगा। मैक्सिमम सेंट्रिसिटी जो है वो हमारे पास डायमीटर हो जाएगा और जो मिनिमम सेंट्रिसिटी होगी वो हमारे पास रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो किसी ग्राफ का रेडियस या डायमीटर के लिए आपको सेंट्रिसिटी फाइंड करना है, सेंट्रिसिटीज फाइंड करनी है। जो मैक्सिमम सेंट्रिसिटी होगी वो डायमीटर और जो मिनिमम सेंट्रिसिटी होगी वो हमारे पास रेडियस हो जाएगी। चलिए जी इस एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मेंशन है जी डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V6 इज 3। कैसे 3 है देखते हैं जी। V1 और V6 आप देख सकते हैं कि V1 से V6 तक जाने के बेशुमार पाथ मौजूद हैं। हम इस तरह मूव कर सकते हैं, हम इस तरह भी मूव कर सकते हैं, उसके बाद हम इस तरह भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें वो डिस्टेंस लेना है जिसके दरमियान नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो मिनिमम होंगे। लाइक हम मूव करेंगे V1 टू V9, V9 टू V7 एंड बैक टू V6। तो देयर आर 3 नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज 3 विच इज़ मिनिमम। तो डिस्टेंस बिटवीन V1 और V6 इज 3। इसी तरह आप बाकी वर्टिसेस के दरमियान क्या डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। सेंट्रिसिटी की बात करें तो V1 की सेंट्रिसिटी जो है वो 4 है, यानी कि एक ऐसा वर्टेक्स इस ग्राफ जी में है जिसका डिस्टेंस V1 से 4 है। वो कौन सा? आई थिंक वो 5 है। अगर हम ट्राई करें तो 1 2 3 4, यस 5। तो V1 और V5 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम विच इज़ 4। सो सेंट्रिसिटी ऑफ V1 इज़ 4।
बाकी तमाम वर्सेस की भी एसेंट्रिसिटीज फाइंड की हुई हैं, आपने फाइंड कर सकते हैं। एसेंट्रिसिटी 4 है या 3 है किसी भी इस ग्राफ में। चूँकि मिनिमम एसेंट्रिसिटी 3 है तो हमारे पास रेडियस जो है वो 3 हो जाएगा। डायमीटर की बात करेंगे जो कि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी होती है तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ सम फैमिलीज ऑफ ग्राफ्स हैं। ग्राफ थ्री कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज के बारे में कुछ उसको रिकॉल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन है। अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एनी टू वर्सेस हैव एन एज। अगर ये ग्राफ के किसी भी दो वर्सेस के दरमियान एज मौजूद है तो हम उसको कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। कंप्लीट ग्राफ की नोटेशन हमारे पास के एन है। एन हमारे पास नंबर ऑफ वर्सेस है। याद रखना है कि कंप्लीट ग्राफ का जो साइज़ है वो मैक्सिमम साइज़ होता है और ये हमारे पास n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 है। कंप्लीट ग्राफ का साइज़ जो है वो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बाइपर्टाइट ग्राफ की। if its vertex set vg can be partitioned into two subset y and z so that every edge has one end in y and one end in z, then the graph is called a bipartite graph। आपने vertex set v को इस तरह पार्टीशन करना है कि उनके दरमियान कोई भी वर्टेक्स कॉमन ना हो और कोई भी जो एज होगा उसका एक एंड जो है वो y में होना चाहिए और दूसरा एंड जो है वो z में होना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को हम बाइपर्टाइट ग्राफ कहेंगे। और अगर y के हर एलिमेंट में y हमने एक सबसेट लिया, अगर y के तमाम वर्सेस तमाम वर्सेस z के तमाम वर्सेस से मिले हुए हैं तो हम ऐसे ग्राफ को कंप्लीट बाइपर्टाइट कहेंगे। अगर y की कार्डिनैलिटी a है और सबसेट z की कार्डिनैलिटी b है तो कंप्लीट बाइपर्टाइट की नोटेशन आपने याद रखनी है KAB हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे ए साइक्लिक ग्राफ की। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं है उसको हम कहेंगे ए साइक्लिक ग्राफ। और अगर ये ग्राफ कनेक्टेड होगा तो हम उसे ट्री कह देंगे। यानी कि ट्री हमारे पास ऐसा ग्राफ होगा जिसके अंदर कोई साइकिल भी नहीं है और वो कनेक्टेड भी है। नोटेशन के लिए हम TN यूज़ करेंगे, मतलब TN रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ट्रीज ऑन n वर्सेस। पाथ आर ट्रीज। पाथ की हमने डेफिनेशन पीछे जो है वो डिस्कस की है। पाथ जो है वो ट्रीज होते हैं और पाथ के अंदर जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 2 होती है, लेकिन ये कंडीशन तब होल्ड करेगी जब हमारे पास ऑर्डर जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा होगा। इफ़ वो हैव ऑर्डर 3 और मोर देन 3 देन दिस इज़ ओके, बट फॉर ऑर्डर 2 दिस इज़ नॉट वैलिड। लाइक दिस ग्राफ इज हेड मैक्सिमम, दिस इज़ अ पाथ बट द मैक्सिमम डिग्री इज़ 1। तो ये चीज़ होल्ड करेगी जब ऑर्डर जो है वो 3 या 3 से हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, जो ग्राफ G है उसको हम कंप्लीट ग्राफ कहेंगे क्योंकि किसी भी दो वर्सेस के दरमियान अगर आप डिग्री देख रहे हैं तो किसी भी दो वर्सेस के दरमियान आप देख रहे हैं एज मौजूद है और G जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है। और बाइपर्टाइट ग्राफ की बात करेंगे। एज आप देख सकते हैं हमने एज के वर्टेक्स सेट को 2 सबसेट y और z में हमने पार्टीशन किया। कोई भी वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब जो है वो एम्प्टी है और कोई भी जो एज है उसका एक एंड जो है, एक एंड का मतलब है सपोज अगर मैं इस एज की बात करता हूँ तो एक एंड जो है उसका जो है वो y में है और दूसरा एंड जो है वो हमारा z में है। तो h जो है वो हमारे पास एक बाइपर्टाइट ग्राफ है और ये हमारे पास फर्दर इट्स लुक्स के ये हमारे पास कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। एनीवे फर्दर नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ के। ग्राफ के इज ए साइक्लिक ग्राफ, मतलब ग्राफ के में कोई भी साइकिल नहीं है इसलिए हम इसको ए साइक्लिक ग्राफ जो है वो कह सकते हैं। जी के बारे में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जी के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, हर वर्टेक्स की डिग्री अगर 3 है, जैसा कि हमने पीछे स्टडी किया डिस्कस किया है कि अगर किसी ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होगी तो उसे हम कहेंगे रेगुलर ग्राफ। चूँकि इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ 3 रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्टार इज अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ वन वर्टेक्स एडजेसेंट टू ऑल अदर वर्टेक्स। मतलब अगर ट्री के अंदर एक वर्टेक्स ऐसा हो जो बाकी तमाम वर्टेक्स से मिला हो तो हम उस ट्री को स्टार कहा करेंगे। और स्टार के अंदर लाजमी तौर पर एक वर्टेक्स ऐसा होगा जिसकी डिग्री n-1 होगी। नोटेशन की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास SN होगी। n हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वर्सेस हैं। इसी तरह स्टार की एक और नोटेशन भी हमारे पास KN-1, क्योंकि स्टार जो है वो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ भी होता है।
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है साइक्लोमेट्रिक नंबर की। साइक्लोमेट्रिक नंबर हमारे पास एक ग्राफ में कितनी साइकिल्स हैं उस चीज़ को बताएगा कि साइक्लोमेट्रिक नंबर अगर किसी ग्राफ का 3 है तो उसका मतलब है उसके अंदर 3 साइक्लोमेट्रिक है, 3 साइकिल्स हैं। तो इसका फाइंड करने का एक जनरल फार्मूला, साइक्लोमेट्रिक नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू m नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस 1। ये फार्मूला हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ के लिए। लेकिन अगर हमारा ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, P इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, साइक्लोमेट्रिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस P। तो इस तरह हम साइक्लोमेट्रिक नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यूनिसाइक्लिक ग्राफ का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक साइकिल होगी। यूनिसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक का मतलब है जिसके अंदर 2 साइकिल होंगी, तो वो हमारे पास बाईसाइक्लिक हो जाएगा। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था ट्री मतलब कोई साइकिल नहीं, ट्री एक साइकिल है। यूनिसाइक्लिक 2 साइकिल है तो वो बाईसाइक्लिक ग्राफ हो जाएगा। ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो अगर एक ग्राफ है उसका ऑर्डर n है, अगर उसका साइज भी n है तो उसको हम कहेंगे यूनिसाइक्लिक ग्राफ। और अगर ऑर्डर n है और साइज n+1 है, अगर साइज n+1 है तो उसको हम कह देंगे कि हमारे पास बाईसाइक्लिक ग्राफ है। तो और अगर हम साइक्लोमेट्रिक नंबर की बात करेंगे ट्री के, चूंकि ट्री के अंदर कोई साइकिल नहीं होती तो उसका साइक्लोमेट्रिक नंबर 0 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास एग्जाम्पल है यूनिसाइक्लिक ग्राफ की, आप देख सकते हैं एक साइकिल है। सो दिस इज अ यूनिसाइक्लिक ग्राफ। नंबर ऑफ वर्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वर्टेक्स कार्डिनलिटी जो है हमारे पास है वो 7 है। और अगर हम साइज की बात करें आप देख सकते हैं वो भी 7 है। और बाईसाइक्लिक ग्राफ एच जो है वो हमारे पास बाईसाइक्लिक ग्राफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 साइकिल मौजूद है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑर्डर इसका जो है वो 7 है और साइज जो है वो इसका हमारे पास जो है वो हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बाईसाइक्लिक ग्राफ है। फॉर द नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन 2 ग्राफ्स। एन आइसोमॉर्फिज्म फॉर्म अ ग्राफ G टू अ ग्राफ K इज अ बाइजेक्शन। लाइक हमारे पास वर्टेक्स G के वर्टेक्स सेट से K के वर्टेक्स सेट के ऊपर एक बाइजेक्शन मौजूद है। इस तरह के जब भी हम एक एज लेंगे यू वे में, उस बाइजेक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग उस बाइजेक्शन की मदद से हमारे पास के ग्राफ में भी एच यू एच वी जो है वो एज बनाने चाहिए। तो हर एज के क्रॉसपॉन्डिंग हमें एक एज के में भी एक एज मिल रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि जी और एच आर ग्राफ के एंड जी आर आइसोमॉर्फिक। नोटेशन जो होगी हमारे पास कुछ इस तरह होगी। सो वो कैन से जी इज आइसोमॉर्फिक टू के। फर्दर प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगी। अगर के और जी की जो है ऑर्डर सेम होंगे, साइज सेम होगा, रेडियस सेम होगा, डायमीटर सेम होगा, फर्दर प्रॉपर्टीज जो है वो भी हमारे पास जो है वो सेम होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ग्राफ जो हैं वो देखने में जो कि मुख्तलिफ लग रहे हैं, लेकिन आप इसके इनके दरमियान वर्टेक्स के सेट के दरमियान जो है वो बाइजेक्शन फाइंड कर सकेंगे। इस तरह के जब भी आप कोई भी एक एज जी में से लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एज जो है वो एच में लाजमी मिल जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ जो हैं वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं, देखने में मुख्तलिफ है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम होंगी। Now let's talk about something about chemical graph theory. मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो ग्राफ थ्योरी और केमिस्ट्री को कंबाइन करती है उसे हम केमिकल ग्राफ थ्योरी का नाम देते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट करती हैं उसके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर से। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि हम उसकी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखते हुए उसकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को उनकी ज्योमेट्री को देखते हुए या ज्योमेट्री के ज़रिए उसको प्रोडिक्ट किया जा सकता है। इस काम के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ थ्योरी, सेट थ्योरी, हम ग्राफ थ्योरी, सेट थ्योरी से कुछ टूल्स पकड़ते हैं और उनकी मदद से हम कुछ ऐसी मेथडोलॉजी या कुछ ऐसे मॉडल बनाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप को रीड करने में। फर्दर हम
क्या कर सकते हैं, टोपोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स अलाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉडलिंग अननोन स्ट्रक्चर विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी। यानी हमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ वाले मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं, तो टोपोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन जो है वो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि यार हमें इतने बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में कुछ मॉलिक्यूल या कुछ अल्केन्स चाहिए हैं, तो विदाउट एक्सपेरिमेंट ये काम हम जो है वो केमिकल ग्राफ थ्योरी के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारा काम करने के लिए हमें पहले स्टेप पे केमिकल ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना होता है। केमिकल ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि केमिकल कंपाउंड जो है उसके एटम्स को हम वर्टिसेस कंसीडर कर लेते हैं और उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको हम एजेस कंसीडर कर लेते हैं। यानी एटम्स को रिप्लेस कर दिया हमने वर्टिसेस से और बॉन्ड्स को रिप्लेस कर दिया हमने एजेस से, तो फाइनली जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, जो ग्राफ आता है, उसे हमें केमिकल ग्राफ का नाम दिया गया है। केमिकल ग्राफ जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हुआ है, और आज के दौर में केमिकल ग्राफ जो है वो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा मेजर ब्रांचेस में यूज़ होते हैं डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने के लिए। आमतौर जब हम केमिकल ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम हाइड्रोजन एटम्स को जो है वो निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं ग्राफ बनाने में, और इस तरह के जो हमारे पास ग्राफ आते हैं जिसमें हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते उन्हें हाइड्रोजन डिप्लीटेड मॉलिक्यूलर ग्राफ्स कहते हैं। केमिकल ग्राफ के हम एक फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम उनको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ 2,2,4 ट्राई इथाइल पेंटेन गिवन है। आप देख सकते हैं उसके अंदर हमारे पास एटम्स हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है केमिकल ग्राफ में, तो हमने क्या करना है कि जो हमारा हाइड्रोजन होगा उसे हम निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और जो हमारा कार्बन एटम होगा उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कार्बन एटम को हमने एक वर्टेक्स से डिनोट कर दिया, और दो कार्बन एटम के दरमियान अगर बॉन्ड है तो उनको हमने एच से रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह तमाम कार्बन को हमने एटम से रिप्लेस किया और उनके दरमियान जो बॉन्ड थे, कोवलेंट बॉन्ड थे, उनको हमने एजेस में रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास केमिकल ग्राफ ऑफ 2,2,4 ट्राई इथाइल पेंटेन जो है वो हम इस तरह बना सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूलर चेन ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ एन साइक्लिसिडाइन एल्वेलाइन की। इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, एटम्स जो है उनको हम वर्टिसेस से रिप्लेस करेंगे और एटम्स के दरमियान जो एजेस होंगे उनको हम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होंगे उनको हम एजेस से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास एक लैम्डा यूनिट का स्ट्रक्चर है। लैम्डा यूनिट का मतलब है एक आइट्रेशन जो है वो पहला यूनिट है, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन उसके साथ अटैच सेकंड यूनिट होगी, एंड सो ऑन। लैम्डा जो है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी मर्जी आइट्रेशन जो है ये आप कह सकते हैं वहाँ पे एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है जिसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है प्रेडिक्शन के लिए, प्रॉपर्टीज़ या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी की प्रेडिक्शन के लिए। पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने केमिकल कंपाउंड को केमिकल ग्राफ में कन्वर्ट करना है। अब केमिकल ग्राफ को हमने अपने कुछ यूजेबल या रीडेबल डाटा में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस केमिकल ग्राफ के साथ एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं। तो a parameter on an invariant of a graph G is a number associated with G which has the same value for any graph isomorphic to G. Okay, तो एक नंबर इन्वेरिएंट, ग्राफ इन्वेरिएंट का मतलब है एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि तमाम आइसोमॉर्फिक ग्राफ के लिए सेम होगा। लाइक अगर G के साथ हमने नंबर 4 अटैच कर दिया है तो जितने भी ग्राफ जो जी के आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनका नंबर भी वो इन्वेरिएंट या पैरामीटर भी 4 ही होगा। तो ये हमारे पास इन्वेरिएंट की डेफिनेशन है। हमारे पास बेशुमार किस्म के इन्वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस, कंपोनेंट्स, उसके बाद हमें रेडियस, डायमीटर, इंडिपेंडेंस नंबर, क्लीक नंबर एंड सो ऑन। इसके अलावा बेशुमार किस्म के ग्राफ इन्वेरिएंट या ग्राफ पैरामीटर मौजूद हैं। और ये ग्राफ पैरामीटर हमें जो है दे कैन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। तो अगर इन कोई प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो ग्राफ में सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। अच्छा, ये पैरामीटर जो हमने अभी डिस्कस किए ये हमें
केमिकली तो प्रोडिक्शन में कोई हेल्प नहीं करते, तो हमें इसके लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमें फिज़िकली या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करे। उसके लिए केमिस्ट ने एक नंबर डिफाइन करा है, अ टोपोलॉजिकल इंडेक्स। अ टोपोलॉजिकल इंडेक्स इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर, अगेन अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से अखज़ होता है, या वी कैन ड्राइव इट फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ग्राफ। यानी कि पहले हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था उसको ग्राफ में कन्वर्ट किया, और उस ग्राफ को हमने एक टोपोलॉजिकल इंडेक्स या एक नंबर असाइन कर दिया। बेसिकली ये टोपोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो एक स्पेशल किस्म के फार्मूलाज होते हैं। सो अभी तक जो है वो तकरीबन 1000 ऑफ टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस जो है वो QSAR और QSPR में स्टडीज़ होते हैं। QSPR का मतलब है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, यानी स्ट्रक्चर को देखते हुए प्रॉपर्टी को के दरमियान रिलेशनशिप, और QSAR का मतलब है स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के दरमियान हमने रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। फर्दर आप QSPR QSAR टोपोलॉजिकल इंडेक्स के से रिलेटेड मटेरियल जो है 5, 6 और 7 जो हमारे पास 8 हमारे पास रेफरेंसेस हैं, उनमें आप मज़ीद इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन थी केमिकल ग्राफ थ्योरी के बारे में। हमारा लेक्चर 1 अबाउट इंट्रोडक्शन सम फैमिलीज ऑफ ग्राफ ऑफ केमिकल ग्राफ थी। तो लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले आपके लिए 2 असाइनमेंट्स हैं। पहली असाइनमेंट ये है कि जिस तरह कि हमने डिस्कस किया था हैंड शेकिंग लेमा, ठीक है, तो आपने हैंड शेकिंग लेमा की मदद से ट्राई करनी है कि कैसे एवरी ग्राफ हैज़ इवन नंबर ऑफ ऑड वर्सेस। सेकंड पे हमारे पास ये है कि आपने कोई भी इंटरनेट से जाकर सर्च करना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके आपने कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर ग्राफ के लिए, मॉलिक्यूलर ग्राफ में उसको कन्वर्ट करना है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर आप यू कैन आल्सो कमेंट योर क्वेश्चन और क्यूरीज इन द वीडियो। फर्दर हमारे पास आई एम शोइंग यू सम रेफरेंसेस विच सम ऑफ देम आई मेंशन इन अवर लिटरेचर 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So that's all from my side. This was our first lecture.